Hello students, welcome to Study Adda. We have completed May current affairs. तो आज से हम देखेंगे जून के current affairs weekly. तो first week we are going to start. Which organization is primarily responsible for procurement, storage and allocation of food grains under the PDS? कौन सी organization है जो primarily responsible है Procurement, Storage and Allocation of Food Grains under PDS. PDS क्या है? Public Distribution System. मैंने मे के करंट अफेयर्स में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पीडीएस. जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो प्लीज जाकर देख लें. मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. PDS is a system that is public distribution system that is being run by government, that government provides the food grains like wheat, rice at subsidized rates to the persons. ठीक है, जो सब्सिडी पे आपको खाना मिलता है ना, जैसे वीट राइस, वो आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर. तो बोल रहे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी प्रोक्योरमेंट करने के लिए, इसकी स्टोरेज के लिए और एलोकेशन के लिए. दैट इज बीइंग डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं एफसीआई. दैट इज रिस्पॉन्सिबल. प्रोक्योरमेंट ये करते हैं, स्टोरेज ये करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना भी इनका काम है, फिर बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना वो भी इनका काम है, और स्टेट्स को एलोकेट करना दैट इज ऑल्सो बीइंग डन बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. फूड कॉर्पोरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1965 में. और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. जब भी प्रोक्योरमेंट की बात आएगी ना, या स्टोरेज की बात आएगी, वीट की, राइस की या फूड ग्रेन्स की, तो आंसर यूजुअली क्या होगा? एफसीआई. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. National health accounts estimates are prepared using which internationally accepted framework? वो बोल रहे हैं NHA की जो estimates हैं कौन से framework को देखते हुए बनाते हैं. तो that is the framework that is used is System of Health Accounts 2011, SHA 2011. National Health Accounts NHA है क्या? ये एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं दैट आर इट मेजर्स गवर्नमेंट का जो भी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर हुआ है वो देखा जाता है. फिर उसके बाद प्राइवेट जो भी हेल्थ एक्सपेंडिचर होता है, इंश्योरेंस में जो एक्सपेंडिचर होता है और जो भी हाउस होल्ड में एक्सपेंडिचर होता है, वो सब ये कंप्लीट पिक्चर देता है कि हेल्थ की जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से हो रही है. तो वो एस्टिमेट बनाया जाता है सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स फ्रेमवर्क के तहत. और ये जो सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स है दैट इज डेवलप्ड बाय WHO. ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है जिससे हम मेजर करते हैं कि हेल्थ पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, प्राइवेट हो, इंश्योरेंस हो या फिर हाउस होल्ड हो. नेक्स्ट इज which component accounted for the largest share of India's current health expenditure according to NHA. National Health Accounts के according प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, इनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर का शेयर किसके पास है? दैट इज प्राइवेट हॉस्पिटल्स. अकॉर्डिंग टू दिस NHA की रिपोर्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो शेयर है दैट इज 30.83% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. और यहाँ पे उन्होंने बोला कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर. तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या आता है? डॉक्टर की कंसल्टेशन आ जाती है, मेडिसिन, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. बट इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं, लाइक बिल्डिंग न्यू हॉस्पिटल्स. दैट इज नॉट कवर्ड अंडर करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर. इट ओनली कवर्स डॉक्टर की कंसल्टेशन, OPD, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर या फिर कोई भी टेस्ट. और उसमें सबसे ज्यादा शेयर है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, दैट इज 30.83. Next is the Special Intensive Revision SIR recently upheld by Supreme Court is associated with revising electoral rules. मैंने May के करंट अफेयर्स में भी बताया था what is SIR. Special Intensive Revision एक प्रोसेस है जिससे वेरीफाई किया जाता है कि जो वोट्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो जेन्युइन है, वोट्स हैं जो वैलिड है. तो ये रिवीजन की गई सो दैट टू चेक द वोटर लिस्ट, कोई फेक तो नहीं है, कोई इलीगली कोई डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है. तो दैट इज बीइंग डन बाय फॉर रिवाइजिंग द इलेक्टोरल रूल्स. Under which article of the Constitution is the Election Commission mandated to ensure that only eligible citizens are enrolled as voters? वही हमने पढ़ा ना, जो SIR है उस एक्सरसाइज का मीनिंग ही क्या है? उसका मीनिंग यही है कि इंश्योर करना कि जो एलिजिबल सिटीजन्स हैं सिर्फ वही एनरोल किए जाएं एज वोटर्स. और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? दैट इट कम्स अंडर द आर्टिकल 324.
Which institution served as the nodal agency for conducting NFHS? What is NFHS? It is National Family Health Survey, जो कि कंडक्ट करवाया गया था. NFHS 6 is conducted in 2023-24 और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दैट इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसकी नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, बॉम्बे. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NFHS, India's total fertility rate stands at, what is total fertility rate? Total fertility rate, it indicates the average number of children expected to be born to a woman during her lifetime. So that rate stands at 2. Next is, which indicator showed a significant decline among the children under 5 years in NFHS? जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया है उसमें कौन सा इंडिकेटर है जिसमें डिक्लाइन आया है? दैट इज स्टंटिंग. स्टंटिंग है क्या? स्टंटिंग मीन्स चाइल्ड इज टू शॉर्ट फॉर हिज और हर एज ड्यू टू क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के कारण उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट छोटी रह गई है तो उसमें डिक्लाइन आया. इससे पहले ये था 35.5%, नाउ इट इज 29.3%. Next is, why are GDP base year revised periodically? आपको पता होगा GDP का जो बेस ईयर है वो रिवाइज हुआ है. इससे पहले ये था 2011-12 और अभी ये रिवाइज होके हुआ है 2022-23. ये क्यों रिवाइज किया गया है? क्योंकि ड्यूरिंग द डिफरेंस ऑफ दीज ईयर्स न्यू प्रोडक्शन पैटर्न्स आए हैं, न्यू इंडस्ट्रीज आई हैं, न्यू कंजप्शन का बिहेवियर आया है. So to reflect the changing structure of economy and consumption patterns, the GDP base year has been revised from 2011-12 to 2022-23. इसकी रिवीजन से क्या होगा? जो इकोनॉमिक एस्टिमेट्स लेने होंगे वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट आएंगे. नेक्स्ट इज, which survey has been newly incorporated into India's GDP estimation with base year 2022-23? जीडीपी का जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है 2011-12 से 2022-23. तो बोल रहे हैं कि इस सर्वे में कौन सा ऐसा एस्टिमेट का न्यू मेथड लाया गया है? दैट इज एस यूज. व्हाट डज ASUSE स्टैंड्स फॉर? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस. क्या मतलब हुआ इसका? कि इट मीन्स इट विल कैप्चर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्मॉल बिजनेसेस है जो हम पहले नहीं लेते थे, इनफॉर्मल सेक्टर है या फिर जो भी अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस है, विल ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट ऑल दोज. तो ये मेथड है ASUSE, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस. ये क्या करेगा? जीडीपी की एस्टिमेशन को और एक्यूरेसी की ओर लेके जाएगा. Moving on to next, the final match of IPL 2026 was played at, we all know it was played at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad. Which player emerged as the most valuable player, MVP of IPL 2026? That is Vaibhav Suryavanshi. Along with MVP, he has also won Orange Cap, highest run scorer, emerging player of the season, super striker of the season, super sixes of the season. He has scored 776 runs, which was highest in this tournament. So ये भी important है, prelims में ऐसा कोई question आ सकता है. Shangri-La Dialogue is widely recognized as, Shangri-La Dialogue क्या है? That is एशिया की सबसे important annual conference की जाती है यहाँ पे on defense, military affairs और international security. तो it is widely recognized as Asia's premier defense and security forums. It is often called Asia Security Summit because यहाँ पे world leaders आते हैं to discuss trade, finance, for military cooperation, cyber security, terrorism, Indo-Pacific strategy. और इसको शंग्री-ला डायलॉग क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एवरी ईयर एट शंग्री-ला होटल एट सिंगापुर. तो ये डायलॉग स्टार्ट कब हुआ? इट वॉज स्टार्टेड इन 2002. और इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IISS. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें प्लीज आप नोट कर लेना. That is organized by IISS, International Institutes for Strategic Studies, जिसका हेडक्वार्टर्स है लंदन, UK. और ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मीन्स ये करंट अफेयर्स में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली शंग्री-ला डायलॉग में ये कंफर्म हुआ है
कि इंडिया हैज साइंड अ डील टू सप्लाई द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू वियतनाम। तो ब्रह्मोस इंडिया की बहुत ज्यादा एडवांस्ड मिसाइल है, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, शंग्री-ला डायलॉग को बोला जाता है एशियाज प्रीमियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम, एशिया सिक्योरिटी समिट भी बोला जाता है इसे। इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि शंग्री-ला होटल में ऑर्गेनाइज होती है सिंगापुर में, और इट हैज स्टार्टेड इन 2002 एंड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IISS, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, लंदन यूके। और इट इज इन न्यूज बिकॉज इस डायलॉग में डिसाइड हुआ है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है वो सप्लाई की जाएगी वियतनाम को। नेक्स्ट इज ECLGS 5.0 was introduced primarily to address the financial stress faced by, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ECLGCs emergency credit line guarantee scheme। इसमें क्या है कि ड्यू टू कोई भी जैसे डिस्ट्रेस, कोई वॉर होते हैं, कुछ इस तरह का होता है, और उसमें क्या है कि बोरोवर है दैट इज अनएबल टू पे द लोन्स टेकन फ्रॉम द बैंक्स, तो गवर्नमेंट उसमें गारंटी देती है कि आई विल पे द लोन फॉर दैट। तो इसीलिए इसे बोला जाता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस की गई, टू एड्रेस द फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस्ड बाय MSME एंड एविएशन सेक्टर्स। लाइक इमरजेंसी मींस इंट्रोड्यूस्ड, अगर कुछ क्राइसिस में आता है उसका मतलब है इमरजेंसी। क्रेडिट लाइन मींस लोन देना, राइट, क्रेडिट फैसिलिटी। गारंटी गवर्नमेंट उसे गारंटी करती है, और स्कीम गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ECLGS एक्चुअली कोविड के दौरान। कोविड में क्या हुआ था, फैक्ट्रीज क्लोज हो गई थी, बिजनेस को लॉस हुआ था, एयरलाइंस के ऑपरेशंस बंद हो गए थे, MSME को कैश शॉर्टेजेस आई थी, बहुत सारे बिजनेसेस नीडेड मनी टू सर्वाइव, बट बैंक्स नहीं दे रहे थे बिकॉज ऑफ द रिस्क। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई ECLGS, जिसके काफी वर्जन आए। तो एक वर्जन अब आया 5.0 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है 2026 में, टू एड्रेस द फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस्ड बाय MSME और एविएशन सेक्टर। और क्यों हो रहा है, ड्यू टू वही डिसरप्शंस अराइजिंग फ्रॉम वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट। अब MSME और एविएशन सेक्टर कैसे, MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये स्मॉल बिजनेसेस है, जैसे कि वर्कशॉप्स हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स हो गई। These are called the backbone of India's economy, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, एक्सपोर्ट जनरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट देते हैं। और जो एविएशन सेक्टर है ये अफेक्ट हुआ था क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं, इंटरनेशनल रूट्स में अनसर्टेनिटी आ गई है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई हैं। तो एयरलाइंस ऑल्सो नीडेड द एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एविएशन सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया ECLGS 5.0, राइट। The revised wholesale price index series has included which of the following for the first time? सबसे पहले जैसे GDP का जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है 2011-12 से 22-23। सिमिलरली इसका भी बेस ईयर रिवाइज किया है, WPI का भी गवर्नमेंट ने सेम 2011-12 से चेंज हुआ है 2022-23। और जब भी बेस ईयर रिवाइज होगा आइटम्स विल गेट अपडेटेड, ताकि हम मॉडर्न इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर सकें, राइट। तो उन्होंने बोला कि कौन सी आइटम है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है, दैट इज सोलर एंड विंड एनर्जी। हाँ, और एक चीज, व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, बहुत ही बेसिक है बट आई विल एक्सप्लेन यू इन जस्ट वन लाइन। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है कि एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल, प्रोड्यूसर लेवल। समझिए ध्यान से, कंज्यूमर से पहले पहुंचने से पहले जो होलसेल लेवल पे चेंज आता है प्राइस ऑफ गुड्स पे, उसे बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, दैट इज मेजर्ड। लाइक आप समझिए कि एक फार्मर है, उसके बाद वो गया मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर के पास, फिर जाता है रिटेलर के पास, और फिर आता है हमारे कंज्यूमर के पास। तो जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो ट्रैक करता है प्राइस सिर्फ होलसेल लेवल पे, ना कि कंज्यूमर पे लेवल पे, राइट। और WPI है, ये रिलीज कौन करता है, दैट इज रिलीज्ड बाय OEA, दैट इज ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा रिलीज किया जाता है, दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और वही है, ये क्वेश्चन न्यूज में इसलिए है बिकॉज वही बेस ईयर चेंज हुआ है 2011-12 से 2022-23, इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है सोलर एंड विंड एनर्जी। और एक और चीज इन्होंने साथ में इंट्रोड्यूस की है फर्स्ट टाइम, दैट इज न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मिशन सेनेजोरी aims to transform which traditional industry of Assam?
तो it aims to transform the Magga silk industry of Assam. What is Mission Snehzori? It is an initiative that is launched to transform the Assam's Magga silk sector ताकि इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माना जाए लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में। ये मिशन इसलिए लाया गया सो दैट मगा सिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सिल्क प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जो सिल्क फार्मर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए, और इस ब्रांड के अंडर, स्नेहजोरी ब्रांड के अंदर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। और वाई दिस सिल्क इज सो स्पेशल? बिकॉज इट इज वेरी रेयर और ये बहुत प्रीमियम सिल्क है। इट इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल गोल्डन कलर, हाई ड्यूरेबिलिटी है, रिच टेक्सचर है एंड रॉयल अपीयरेंस। और अनलाइक अदर सिल्क्स इट बिकम्स शाइनर विथ एज। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये मिशन स्नेहजोरी है किससे रिलेटेड है? मगा सिल्क से रिलेटेड है और ये कहाँ पे है? असम में, राइट? Rudra M missile has been developed by RCI DRDO Research Center इमारत DRDO। Rudra M मिसाइल है क्या? दैट इज रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, यानी कि इंडिया ने एक मिसाइल डेवलप की है एनिमी के रडार और उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को अटैक करने के लिए। और ये RCI DRDO इज लोकेटेड एट हैदराबाद तेलंगाना और DRDO के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। और रुद्र, इसमें एक और चीज है इंपॉर्टेंट, रुद्र M2 मिसाइल है जो दैट इज एयर टू सरफेस मिसाइल। इट मीन्स कि एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है और जो अटैक करती है एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके, दैट इज अटैक्स द टारगेट्स ऑन दी ग्राउंड पे, जो टारगेट्स है उसको अटैक करती है। और ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने एक फ्लाइट टेस्ट कर लिया इसका, जो कि एक मेजर अचीवमेंट है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो इसमें हमें याद रखना है रुद्र M की फुल फॉर्म दैट इज रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि डेवलप की है RCI DRDO ने, लोकेटेड एट तेलंगाना हैदराबाद। और ये मिसाइल एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, दैट इज इट अटैक्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट्स और हिट करती है ग्राउंड लेवल पे, राइट? Which new sectors have been included for the first time in the revised IIP? Now सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा what is IIP? IIP is Index of Industrial Production। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ध्यान से सुनिए। व्हाट डज इट मींस? ये इंडेक्स क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ओवर टाइम। इट मींस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन में चेंज आया है, बढ़ी है, कम हुई है, ये उस इंडेक्स को मेजर करता है, राइट? तो इट मींस IIP इज रिलेटेड टू ग्रोथ। अगर IIP बढ़ रहा है मींस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर IIP बढ़ेगा, फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल इंप्रूव। तो और अगर IIP फॉल होता है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है जो वो भी स्लो डाउन। और ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इसका भी बेस ईयर 2011-12 से चेंज होके द बेस ईयर इज चेंज टू 2022-23। तो तीन चीजें हैं जो रिसेंटली न्यूज में है और उनका बेस ईयर चेंज हुआ है। एक है GDP, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तीनों का बेस ईयर चेंज होके 2011-12 से हो गया 2022 से। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम एंड स्पेशली IIP। IIP इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? और IIP रिलीज कौन करता है? दैट इज रिलीज बाय NSO, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और इट इज रिलीज्ड एवरी मंथ, राइट? ये इसीलिए न्यूज में है क्योंकि इसका बेस ईयर भी चेंज हुआ है। और उन्होंने बोला कि और जब भी बेस ईयर चेंज होगा नई आइटम्स, नए सेक्टर्स विल बी इंक्लूडेड। तो इस बार कौन से दो नए सेक्टर्स है जो इंक्लूड किए गए हैं? दैट इज गैस सप्लाई एंड वाटर सप्लाई एक्टिविटीज। एक और चीज, तीन सेक्टर्स एक्चुअल में मेनली इन्होंने कवर किए हैं, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई और एक हमारे पास है सीवरेज सिस्टम ऑल्सो। सीवरेज सिस्टम जो पहले वाला IIP मेजर करता था, दैट मेजर्स द, सिर्फ तीन ही चीजें मेजर करता था वो, that measures mining, manufacturing or electricity. But now they have, for the first time, they have included gas supply, water supply and sewerage and waste management activities. Clear? Okay. The right to be forgotten has been recognized by the Indian courts as a part of, सबसे पहले जानते हैं what is the right to be forgotten. It means कि कोई भी person रिक्वेस्ट कर सकता है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करने के लिए
जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर नेसेसरी रेलेवेंट और कोजेस हार्म्स टू इट्स प्राइवेसी। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज कोई पर्सन है कुछ साल पहले दैट इज इन्वॉल्व इन एनी लीगल केस एंड वाज लेटर एक्विटेड, ठीक है, उससे वो छूट गया है, बट जो ओल्ड न्यूज आर्टिकल्स है वो अभी भी इंटरनेट पे आते हैं सर्चेस में और उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो पर्सन हैज द राइट कि वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक सर्च रिजल्ट्स और इंटरनेट से रिमूव किया जाए। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 1। क्या कहता है आर्टिकल 1? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ओवर टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस आर्टिकल को बहुत ब्रॉडली वो कर दिया, इंटरप्रेट कर दिया, लाइक इट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, एंड नाउ राइट टू फॉरगॉटन हैज आल्सो कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ, it is considered as a part of informational privacy, so therefore it flows from article 21. National health accounts are prepared using which international framework? That is, I guess हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है, that is SHA, System of Health Accounts 2011, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है एंड दैट इज वही NHA दैट मेजर्स की कितना हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च हुआ है गवर्नमेंट पे, जिसमें हमने किया था कि प्राइवेट पे सबसे ज्यादा शेयर आया है, हाईएस्ट शेयर अमंग ऑल, राइट। सो मूव ऑन टू Oman is India's dash largest trading partner in the Gulf region. Oman is India's second largest trading partner in the Gulf region. Why this is in news? Because India and Oman are discussing a SEPA agreement. अगर आपको याद हो तो हमने मई के करंट अफेयर्स में पढ़ा था सेपा एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये किस लिए? सो दैट टू स्ट्रेंथन देयर ट्रेड रिलेशंस, बिकॉज दे ओमान जो इंडिया का दैट इज नॉट ओनली ट्रेडिंग पार्टनर, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। लाइक इंडिया जो ओमान से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, और इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है ओमान को इंजीनियरिंग गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मशीनरी। एंड मैंने ये चीज बोली कि ओमान सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, क्योंकि अगर आप मैप पे देखेंगे ओमान ऑक्युपाइज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अनलाइक अदर गल्फ कंट्रीज। जो ओमान का कोस्ट लाइन है दैट लाइज ऑन द अरेबियन सी, सो दैट इज व्हाई ओमान इज ऑफन कॉल्ड इंडियाज गेटवे टू द गल्फ एंड ईस्ट अफ्रीका। तो ये सेपा की वजह से आपको ये क्वेश्चन एक आ सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज what is the guarantee coverage provided under ECLGS 5.0 for MSMEs? That is 100%. Government will guarantee 100% under ECLGC Emergency Credit Line Guarantee Scheme for micro, small and medium enterprises. Right? The revised Index of Industrial Production Series has expanded coverage beyond mining, manufacturing and electricity by including, we have already discussed कि पहले इस इंडेक्स में क्या होता था, इसका बेस ईयर चेंज होके हुआ है 2022-23। पहले इसमें होता था माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नाउ इट हैज इंक्लूडेड गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट। National Panchayat Awards are administered by, these are administered Panchayat Awards and it will be administered by Ministry of Panchayati Raj। और ये अवार्ड्स किनको दिए जाते हैं? They are given to the Panchayati Raj institutions जो अच्छा परफॉर्म करते हैं लोकल गवर्नेंस में, रूरल डेवलपमेंट में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, सोशल इंक्लूजन और डिजिटल गवर्नेंस। मीन्स इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द पंचायत, सो दैट उनमें कंपटीशन बना रहे और वो अपने लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे अच्छी गवर्नेंस दें। एंड दीज पंचायत अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और व्हाट इज पंचायती राज? इट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल इंडिया, राइट। और ये जो अवार्ड्स हैं these are given under a scheme called RGSA, that is important, ये important है। This is given under RGSA, that is राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये स्कीम क्या करती है? दैट स्ट्रेंथन द पंचायत गवर्नेंस को इंप्रूव करती है, सर्विस डिलीवरी को एनहांस करती है और इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने में हेल्प करती है, राइट। नेशनल पंचायत अवार्ड्स आर कन्फर्ड अंडर विच स्कीम? हमने अभी पढ़ा है, दैट इज कन्फर्ड अंडर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो Navachar Mantra initiative is implemented through. Now we have to understand what is Navachar Mantra initiative.
ये एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है इनोवेशन को, स्मॉल बिजनेसेस को, स्टार्टअप कल्चर को, ग्रास रूट जो बिजनेस आइडियाज हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, मीन्स लोग के पास आइडियाज है बट उन्हें पता नहीं है कि लोग तक पहुंचाना कैसे, एक्सपोजर नहीं है, तो दिस इनिशिएटिव विल हेल्प दैट। तो इसका फोकस है टीयर 2, टीयर 3 और रूरल इंडिया तक पहुंचाने का। मतलब इनका व्हाट इज इट्स एम इज टू इंश्योर दैट जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, राइट? Now it is implemented by NIESBUD. This is important. What is its full form? National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. आप नोट कर लीजिए इसको, National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development. तो नवाचार मंत्र initiative is implemented through NIESBUD. It is established in 1983 and it comes under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Headquarters are in Noida, Uttar Pradesh. So what will NIESBUD do? It will give the entrepreneurship training, it will start up mentoring, it will give the skill development, business incubation, self-employment. ट्रीट इट लाइक इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये NISB। नाउ वही मैंने बताया ना, दिस इज लॉन्च्ड सो दैट कुछ ऐसे टैलेंटेड पीपल हैं विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में, जिनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है बट दे लैक द मेंटर्स, दे लैक इन्वेस्टर्स, दे लैक ट्रेनिंग, दे लैक द मार्केट एक्सपोजर। तो ये जो इनिशिएटिव है दिस विल हेल्प सच इनोवेटर्स सो दैट अपने आइडियाज को ये वायबल बिजनेसेस में कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट, Navachar Mantra primarily targets innovators from, that is, why it will target tier 1, tier 2 cities and rural India. E85 fuel consists of, yes, this is recently news. Name से पता चल रहा है E85 means 85% ethanol and 15% petrol. So answer is C, 85% ethanol, 15% petrol. And what is ethanol? Ethanol like alcohol है that is produced from agricultural crops like मेज, शुगर केन, मोलासिस या फिर जो भी डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हो गए हैं उनसे। तो ये एक रिन्यूएबल और क्लीन फ्यूल है कंपेयर टू पेट्रोल। और व्हाई इट इज इन यूज, व्हाई इज इंडिया प्रमोटिंग E85? बिकॉज एवरी ईयर इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल है जो इंपोर्ट करता है, जिससे उसका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंस बढ़ रही है और एक प्रेशर आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे। सो नाउ द बाय ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल, इंडिया क्या है जो अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसको रिड्यूस करेगा, फार्मर्स को सपोर्ट करेगा, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेगा। But one thing is that E85 fuel that will be used only in flex fuel vehicles, FFV. It can only be used in flex fuel vehicles. These are the vehicles that can run on different ethanol petrol mixtures, right? So the vehicle automatically adjusts engine settings based on the fuel mixture. Next is flex fuels vehicles are capable of, अभी हमने पढ़ा, that are capable of running on varying ethanol petrol blends, right? Next. The increased adoption of E85 fuel is expected to contribute directly to, हमने पढ़ा अभी क्या होगा, क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, शुगर केन और मेज की डिमांड बढ़ेगी और कार्बन एमिशंस में रिडक्शन आएगी। तो आंसर इज ऑल ऑफ 3। आई गेस देयर इज नो ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द 3। Next is ethanol production in India largely relies on the feedstock such as, हमने पढ़ा अभी, sugar cane and maize. So thank you.